वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास को और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। इससे पिछली क्लासेस जो हमारी 8 क्लासेस हुई है, किसी का ड्यूरेशन 1 आवर के अप्रोक्स है, किसी का 1 आवर से कम भी है, किसी का हाफ एन आवर है, तो उसमें हमने कवर किया है। अब इसके अंदर आज की क्लास होगी और तुम्हारे पास में नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, लास्ट क्लास की अगर बात करूं तो वहां पे हमने किसके बारे में बात करी है? वी हैव डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड। और माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, प्लास्टिड के कितने टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इन सब की हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारे आज के जो क्लास के टॉपिक्स हैं वो एक्चुअल में तुम्हारे पास एक का नाम है राइबोसोम, सेकंड वन इज साइटोस्केलेटन एंड लास्ट वन इज सील एंड फ्लैजिला। जितना हम कवर कर पाएंगे यहाँ पे क्या आज की क्लास में करते हैं। और हमारा मेन वो है कि आज हम राइबोसोम को अच्छे से देख लें एंड साइटोस्केलेटन को, फिर उसके बाद में सील एंड फ्लैजिला। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में राइबोसोम क्या होता है और राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी, कब इसको हम डिस्कवर कर पाए थे, ये सब बात सारी करनी है। सारी एनसीईआरटी को कवर करेंगे 100%। और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट है, और मुझे नहीं लगता नॉर्मली क्या कि एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हमारा मेन प्रेफरेंस है टू कवर द 100% एनसीईआरटी। तो लेट्स क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास में, राइबोसोम। अब जो राइबोसोम नाम का टॉपिक है, अब ये क्या होता है राइबोसोम, किसने इसको डिस्कवर किया था, इस सब की बात हम करते हैं यहाँ पर। पहली चीज तो इसको डिस्कवर करने वाला, ये पहली चीज तो कब डिस्कवर हुआ है, डिस्कवर्ड आफ्टर, एक मिनट, ये डिस्कवर्ड जो हो पाया था, डिस्कवर्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर लिया था, ये उसके बाद में ही डिस्कवर्ड हो पाया था। आप इसको डिस्कवर नहीं कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये चीज भी याद रखना, इट कैन नॉट बी डिस्कवर्ड। ये कांट बी डिस्कवर्ड विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप ये सोचें कि सर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना भी पढ़ लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसको किया कब था, यहाँ पर क्या है, इन 1953। साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पैलेड। आप उसका नाम पैलेड ही याद रख लें, वो ही आपके लिए सफिशियंट है। तो 1953 के अंदर क्या है, जॉर्ज पैलेड ने इसको पहली बार डिस्कवर्ड किया था। और इन्होंने क्या बताया था, और राइबोसोम क्या होता है हमारे पास में, सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जो राइबोसोम है यहाँ पर क्या है, डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। इसमें आपको अगर चेक करोगे आप तो सेल मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। और आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि हमारे पास दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जहां पर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, वन इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम एंड अदर इज कॉल्ड एज राइबोसोम। अब ये किसका बना होता है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। कब डिस्कवर्ड हुआ है, 1953 के अंदर। किसने करा था, जॉर्ज पैलेड ने। और किसके डिस्कवरी के बाद हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये किसका बना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, तो मेड अप ऑफ, ये बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन से। तो आरएनए और प्रोटीन का ये बना होता है। कहेंगे सर आरएनए और प्रोटीन का बना होता है ये वाला पार्ट। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए का पूरा नाम है। और प्लस तुम्हारे पास में क्या आता है, प्रोटीन है यहाँ पर। इसलिए क्या होता है, इसको नाम आप ये भी कहते हैं, राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लिक पार्टिकल। तो इसका ये दूसरा नाम भी होता है। तो आप ये याद रखना कि आल्सो कॉल्ड, इसको किस नाम से बुलाया जाता है दूसरे से, राइबो न्यूक्लिक पार्टिकल के नाम से भी। क्योंकि किसका बन रहा है,
आरएनए का और प्रोटीन का। आरएनए का और प्रोटीन का बन रहा है, उसी वजह से इसका ये नाम रखा हुआ है, और इसका ये नाम रखने का कोई रीजन और नहीं है। अगला अगर हम देखें राइबोसोम के बारे में, कितने टाइप का होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको अगर मैं आपको बताऊं, राइबोसोम तुम्हारे पास में क्या है, इसको हम मानते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। आप चाहे किसी भी सेल की बात कर लें, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सबके अंदर आपको राइबोसोम देखने को ही मिलेगा। इसके अलावा हमारे सेल के अलावा भी ऐसे सेल ऑर्गेनल है जहां पर आपको देखने को मिलता है ये, एक तुम जो पढ़ते हो यहाँ पर क्या होता है, एक तो हमारे पास में आता ही है वो क्या नाम है, न्यूक्लियस का, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है ये। तो याद रखना ये तुम्हारे पास में क्या आता है, और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो आपको मैं बता चुका कि यहाँ पर कोई किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, कहां पर है, प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड यूकैरियोटिक सेल। तो चाहे आप प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे आप प्रोकैरियोट के यूकैरियोट की, दोनों सेल में ये आपको देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, आल्सो प्रेजेंट also present in mitochondria and chloroplast। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा होता है और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होता है, अब इस वाले को हम देखेंगे अभी। पहले तो ये ऑन द बेसिस ऑफ, आप ये याद रखना किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ये तुम्हारे पास है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो टाइप है, अदरवाइज ये तीन टाइप का भी कहीं कहीं लिखने का मिलेगा आपको, क्योंकि हम पढ़ते हैं राइबोसोम दो तरह के, 70s राइबोसोम और उसके अलावा 80s राइबोसोम। इसके अलावा थर्ड वन इज आल्सो कॉल्ड एज 55S। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये दो टाइप का है। और किसके अकॉर्डिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। तो ये तुम्हारे पास में क्या आता है, इट इज ऑफ टू टाइप। तो कितने तरह का है वो याद रखना प्लीज। अब दो टाइप का है, कौन कौन सा है, एक को आप क्या कहते हैं 80S राइबोसोम और दूसरे का नाम आप क्या कहते हैं 70S राइबोसोम। तो ये है आपके पास, एक 80 का नाम है और एक 70 का नाम है, ये दो टाइप का होता है। चलो अगली क्लास अगली पार्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपने इसका बेसिक जान लिया कि राइबोसोम क्या होता है, क्या डिस्कवर करता है, ये बताया मैंने अभी, इसे कितने पार्ट हैं। अब आगे इसको देखेंगे राइबोसोम के बारे में। तो याद रखना कि राइबोसोम जो होता है इसको आप और क्या नाम से जानते हैं, यहाँ पर नाम के अलावा अब सुने ध्यान से, क्या है राइबोसोम करता है, क्या है राइबोसोम फॉर्म्स द प्रोटीन, ये प्रोटीन को बनाता है, और इसलिए यहां पर क्या आता है, इसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल है, तो इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। तो आप प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्यों कहते हो, क्योंकि प्रोटीन बनाता है ये। कोई भी हो आपके पास, देखो अभी मैंने आपको क्या कहा, कितने टाइप का होता है, दो, कौन कौन सा होता है 80S होता है और 70S होता है। सर इसका यहाँ पे क्या है, हर एक राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज कॉल्ड एज लार्ज सब यूनिट एंड अदर इज कॉल्ड एज स्मॉल सब यूनिट। तो ये दो यूनिट का बना होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेड अप ऑफ टू सब यूनिट। तो कितनी सब यूनिट का बना होता है ये याद रखना, एक का नाम है लार्ज सब यूनिट और दूसरे का नाम क्या होता है तुम्हारे पास में स्मॉल सब यूनिट। अब लार्ज में स्मॉल में क्या है तुम्हारे पास, कौन कौन से आते हैं देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं आपके पास में एक ये नाम है 80S, ये राइबोसोम है आपके पास। 80S का भी टाइप भी तो बताया था भी आपको मैंने, होता है कौन कौन सी यूनिट है और कौन सी होती है तुम्हारे पास में। तो एक का नाम यहां पर आता है 60S और एक का नाम आता है 40S। तो ये आ रही है
सर हमें पहले तो ये बताओ, ये जो एस होता है ये किस चीज को बता रहा है? यहाँ पर हमें ये तो पता ही नहीं है। एस एक्चुअली क्या आता है? ये होती है स्वेडबर्ग यूनिट। यूनिट का नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। तो आप इसे किस नाम से जानते हैं वो याद रखना। यूनिट का नाम है ये स्वेडबर्ग। बे यार, तो आप स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं, और यही तुम्हारे पास में क्या आता है? ये किसके लिए स्टैंड करता है? स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अभी नाम मैंने लिया था ना आपको, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। वो एक्चुअली ऐसी तो होता है, उसी की वजह से तो ये नाम कहा जाता है इसको, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस किसको बता रहा है? कौन सी यूनिट है बताइए? स्वेडबर्ग यूनिट है। और किसको बता रहा है वो? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। कितने हैं तुम्हारे पास इसके यूनिट? दो हैं। कौन कौन सी है? 60s एंड 40s। तो एस का मतलब समझ में आ गया होगा क्या होता है। और दूसरी बात, यही इनडायरेक्टली बताता है इसकी डेंसिटी को और मास को। तो डेंसिटी के बारे में जो बात करता है तुम्हारे पास में, और इसके जो साइज की बात करता है वो यही करता है इनडायरेक्टली। यहां पे लिख दो, इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज। तो ये इनडायरेक्टली आपके पास में किसको मेजर करता है? यहां पर ये मेजर करता है डेंसिटी को और साइज को। इंपॉर्टेंट है। तो डेंसिटी और साइज को मेजर करता है, ये बात याद रखना। तो ये मैंने आपको हाँ बता दिया। अब इसके अंदर क्या देखो, 60s है आपके पास जो है, इसको हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट, जो 60s वाली है। और इसको आप कहते हो स्मॉल सब यूनिट। तो ये है। अब तुम कहोगे सर आप ये बताएं, आपने क्या कहा? एटीएस राइबोसोम में कितनी यहाँ पर सब यूनिट है? दो है। क्या क्या नाम बताया है? एक का नाम क्या कहा है मैंने? लार्ज सब यूनिट। और एक का नाम क्या कहा है? स्मॉल सब यूनिट। कहेंगे सर 60 और 40 ये तो मिलकर टोटल 100 हो गई, 100। बट आप तो कह रहे हो 80 है। मैंने थोड़ी कहा है तुमसे कि आप अपना मैथ लगाए यहाँ पर। यहाँ जमा मत कर देना, जमा करोगे तो 100 ही आएगा, और हमें 100 नहीं लाना। ये चीज याद रखना। अब मैं डिटेल में बात करूं यहां पर, जो आयन तुम्हारे पास, याद रखना, द मैग्नीशियम आयन, आयन का नाम है ये। द मैग्नीशियम आयन इज हेल्पफुल इन फंक्शनिंग ऑफ राइबोसोम। कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है राइबोसोम के काम करने के लिए? तो याद रखना उसका नाम होता है मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन यहाँ पर रोल प्ले करता है इनके काम करने में। अब वो क्या काम है इनके एक्चुअली बताऊं? जुड़ने में। क्योंकि जब प्रोटीन बनेंगी तो 60s और 40s इसकी दोनों इकाई है। चाहे 70s की बात करूं, मैं बात करूंगा, अभी रुक जाओ यहां पर। चाहे कोई सी भी इकाई हो, लार्ज और स्मॉल आपस में जब जुड़ती है, जब प्रोटीन बनता है। और व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस डू नॉट अकर, दे आर प्रेजेंट इंडिविजुअली, दे आर प्रेजेंट सेपरेटली। And when they join with each other, the magnesium ion play important role, and when they join with each other, then the protein synthesis occur. तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है तुम्हारे पास में? दोनों इकाई आपस में जुड़ी रहती है। अदरवाइज कैसे रहेंगे तुम्हारे पास? अलग अलग प्रेजेंट रहेंगी। तो जुड़ने में कौन हेल्प कर रहा है ये भी याद रखें। ये भी तुम्हारे पेपर में कभी आया होगा, नीट वगैरह करना देख लेना, और पेपर में आया होगा। अगला यहां पर सुने ध्यान से। अभी यहां पर कोई कौन सी बताई? यहां पर मैंने 60s का नाम बताया, और वो किसके अंदर आ रहे हैं? दोनों को दोनों। रुको मैं यहां पर वैसे लिख देता हूं। कौन सा है तुम्हारे पास में? एक का नाम एटीएस है, और 70s वाले उसकी बात कर लेते हैं। चलो यही लिख दो फिर दोनों को ही, एटीएस एंड 70s। और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास में? 70s। अब एटीएस की कौन कौन सी इकाई होती है बताइए? एक का नाम क्या बताया? 60s। और दूसरे का नाम क्या बताया? 40s। अगर 70s की बताऊं तो इसमें आती है, कहेंगे सर एक तो 50 हो जाएगी, एक 40 हो जाएगी। गलत है, एक 50 होगी और एक 30 होगी। सर जैसे कि आपने जोड़ा था भी, यहाँ पर क्या है? 60 और 40 मिलकर क्या बना रहा? 80। तो 50 और 40 बनकर 70 बना देंगे। 50 और 30 मिलकर वो बनाती है।
तो इसकी ये 2 इकाई है, इसमें 50 और 30 वाली है। इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या है। अब देखिए ध्यान से, जो इसका 60s है ये वाला पार्ट, इसमें हमारे पास में क्या आती है, यहाँ पर 40 टाइप ऑफ प्रोटीन। कितनी तरह की प्रोटीन है ये याद रखना। तो यहां पर होती है तुम्हारे पास 40 टाइप की प्रोटीन, और अगर यहां मैं बात करूं तो यहां होती है तुम्हारे पास में 30 टाइप की प्रोटीन। तो 30 टाइप की प्रोटीन कौन से वाले में होती है बताइए, 40s में, और 40 टाइप की प्रोटीन किस में होती है, 60s में। ये बात इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहां तुम्हारे पास में आते हैं 3 टाइप्स ऑफ RNA। यहां वो नाम याद रखें, 3 टाइप्स ऑफ RNA। ये नाम RNA का मतलब देखो, RNA का नाम बताया था राइबो न्यूक्लिक एसिड, R का मतलब राइबोसोमल। तो 3 तरह का RNA होता है, और वो कौन कौन सा होता है यहां लिख सकता हूं। एक का नाम होता है तुम्हारे पास में 28S, एक का नाम होता है तुम्हारे पास में 5.8S, और एक का नाम होता है तुम्हारे पास में 28S होता है, 5.8S होता है, और 5S। ये 3 तरह के RNA नीट के अंदर पूछा गया है, नीट PY की। तो कौन से RNA है यहाँ पर, और ये कहाँ मिलेंगे आपको, जब आप पढ़ेंगे 12th क्लास जेनेटिक्स में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर जब आप प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन पढ़ते हैं वहां ही मिल जाते हैं। बट हाँ, जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर कौन कौन से RNA कौन सा वो है, ये सब अपना पे देख लिया। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो 30 टाइप के अंदर यहाँ पर क्या है, इस वाले 40s में कौन सा आता है, तो यहाँ तुम्हारे पास में आता है 18S RNA। यहाँ पर एक ही टाइप का है, ओनली सिंगल टाइप, ये प्लीज याद रखना। तो यहाँ पर 18S टाइप ऑफ RNA। तो किसमें ओनली 18 टाइप का हो, 18S वाला होता है इसमें। वहां पर 3 में कौन कौन सा आ रहा था, 28S, 5.8S एंड 5S। और वो 60 में है ये बता दिया, 40 में ये बात कर ली हमने। अब कहेंगे सर इसमें कितना आता है ये भी तो बताइए। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर जो प्रोटीन है वो होती है 34 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 34 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। और अगर मैं इसकी बात करूं 30S की, तो यहां पर कितनी तरह की मिलती है, 21 टाइप ऑफ प्रोटीन। तो 21 टाइप की किसमें मिल रही है, ये आपने देख लिया इसके अंदर है। अगला हमारे अंदर यहाँ पर कौन सा, यहाँ पे मतलब कितने तरह का RNA इसके अंदर होता है, 2 तरह का। एक को आप कहते हैं 5S, एक 5S पाया जाता है, और इसके अलावा तुम्हारे पास होता है 23S। तो 5S और 23S ये क्या है तुम्हारे पास में, टाइप ऑफ RNA। तो RNA कौन सा होता है इसके अंदर ये बता दिया। 21 टाइप के अंदर तुम्हारे पास कौन सा RNA होता है, ये तुम्हारे पास में होता है 16S टाइप ऑफ RNA। इसके अंदर यही पाया जाता है एक। तो आप अगर देख पा रहे हो तो देखो, 30S की बात करी हमने, और यहां पर 40S की बात करी। यहां पर ये स्मॉल सब यूनिट है, और यहां पर ये है। यहां भी एक तरह का RNA, वो कौन सा था, 18S, और यहां पर कौन सा है, 16S। वहां बात करी तो कितने तरह का RNA था, 3 तरह का। कौन कौन सा, 28S, 5.8S एंड 5S RNA। वहां पर कितने तरह का था, 2 तरह का। और वो कौन सा होता है, 5S एंड 23S। और अब प्रोटीन की बात करिए तो 18S में तुम्हारे पास, 60S में कितनी होती है, 40 टाइप की, और 40S में कितनी होती है, 30 टाइप की। और अगर मैं बात करूं 70S में, जो बड़ी यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, 50 में कितनी होती है, 34 टाइप की, एंड 30 में कितनी होती है, 21 टाइप की प्रोटीन। तो ये याद रखना, और ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, इसलिए इसको ध्यान से सारे बच्चों को याद रखना है। और 11th वाले बच्चे ये ना करना सर ये हमारी एनसीईआरटी में तो था ही नहीं 11th के अंदर, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए। और ये 12th में आ जाएगा, आपने यहां नहीं पढ़ा है तो ये चीज याद रखना। रुके अभी, अभी थोड़ा और बताना है इसके अंदर। एनसीईआरटी की लाइन, हर एक लाइन को देख लेंगे हम कि क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर हमारे पास में ये राइबोसोम के बारे में बता दिया,
राइबोसोम के दोनों सब यूनिट है, बोथ सब यूनिट क्या कैसे होंगे तुम्हारे पास, ज्वाइन कब होती है, बोथ सब यूनिट ज्वाइन व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर, तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तब तुम्हारे पास में दोनों यहाँ पर दोनों जो यूनिट है ये आपस में जुड़ी रहेंगी, याद रखना है। अगला जो राइबोसोम है, आप इसके बारे में और क्या जानते हैं, देखो मैंने राइबोसोम को कहा था यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, और अगर आप इसको ये से भी याद रख लेना, ये स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, थोड़ा सा वो लिख दो तुरंत वैसा हो जाता है। तो ये तुम्हारे पास कैसा होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द सेल, तो ये सेल में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो यहां पर आप इतना याद रखें कि तुम्हारे पास में जो वो होता है, अगर मैं बात करूं, देखो आपको थोड़ा सा यहां पर देखते हैं हम, यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में, और एक कौन सी होती है तुम्हारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है और आप पढ़ भी चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल में बताइए मुझे, जो राइबोसोम है कहां कहां प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, और साइटोप्लाज्म में कौन सा होता है बताना, 70s होता है, 18s होता है, तो 80s राइबोसोम होता है। इसके बाद यहां तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म में कौन सा होता है, यहां लिख दो ऐसे, प्रेजेंटिंग। तो कहां प्रेजेंट है तुम्हारे पास में, क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, और साइटोप्लाज्म में जो तुम्हारे पास है पाया जाता है वो कौन सा तरह का होता है, प्रेजेंटिंग साइटोप्लाज्म, उसका नाम क्या होता है, 80s या 70s, तो वो होता है 70s का, ये फर्क आ गया। इसके अलावा और कहां होता है, सेल ऑर्गेनेल में, और उनका नाम क्या होता है तुम्हारे पास में, एक का नाम आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और एक का नाम कहां होता है तुम्हारे पास, दूसरे के अंदर क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या भरा होता है, आपको याद है थोड़ा बहुत, मैंने इसके बारे में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है मैट्रिक्स, लास्ट क्लास का ये तो पिछले क्लास में पढ़ा था। और क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा होता है, स्ट्रोमा। इन दोनों के अंदर कौन सा तरह का तुम्हारे पास राइबोसोम होता है, यहां भी होता है 70s और यहां भी होता है 70s। तो यूकैरियोटिक सेल में 70s जो होता है कहां कहां है तुम्हारे पास, एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया और एक का नाम क्लोरोप्लास्ट, और यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है वो। अब तुम कहोगे सर एक बात बताइए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, भाई इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया तो आते हैं और इसके अंदर तो कुछ होता ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नाम का कुछ भी। तो ये था सारा का सारा ऑल अबाउट राइबोसोम। यहाँ पर हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा का था एनसीईआरटी के बाहर वो हमने देख लिया। अब बताता हूं तुम्हें एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कि क्या होती है। तो चलो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी इतना सा लिखा पड़ा है बस, जो हमारी एनसीईआरटी है, जो तुम्हारी सबसे मतलब फेवरेट बुक है, इसी को तो मानते हैं हम। अब चलो देखो कैसे होते हैं राइबोसोम, कैसे होता है, ग्रेन्यूल के समान है क्योंकि बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। पहली बार किसने ऑब्जर्व करा था, देखो कौन सी माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और किसने करा है, जॉर्ज पैलेड ने। कब किया था, 1953। मैंने आपको ईयर भी बता दी, साइंटिस्ट का नाम भी बता दिया, इतना क्लियर हो गया होगा। किसका बना होता है, देखो कंपोज ऑफ आरएनए, और किसका बना होता है, प्रोटीन, बता चुका हूं। और इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये लिखा हुआ नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। बताओ कोई लाइन बची हो तो। अगला देखिए यूकैरियोट का राइबोसोम बात कर चुके हैं हम, यूकैरियोट, और एक का नाम क्या बात करी थी, प्रोकैरियोट। यूकैरियोट का राइबोसोम कौन सा होता है, 80s, और प्रोकैरियोट का कौन सा होता है, 70s। अभी पढ़ के आए थे। 80s में कितनी तरह की होती है, हर राइबोसोम में कितनी इकाई होती है बताओ, दो सब यूनिट, एक का नाम क्या होता है लार्ज और दूसरे का नाम क्या होता है स्मॉलर। अगर हम बात करें 80s राइबोसोम के सब यूनिट की, तो एक का नाम क्या होता है 60s और एक का क्या होता है 40s। 70s राइबोसोम में कितनी इकाई आती है, दो, कौन सी आती है 50s और 30s। यहां बिल्कुल नहीं है वो, कितनी तरह की प्रोटीन है, कितने तरह का आरएनए है, यहां नहीं है। मैंने आपको बता दिया है, पर नीट में आया पड़ा है
नीट 2021 में देख ले, 22 में देख ले, 23 में देख ले आप। और 12th क्लास जेनेटिक्स, चैप्टर का नाम भी बता रहा हूं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और टॉपिक का नाम भी ट्रांसलेशन। अगला देखिए, अब मैंने बताया था जो एस लगा होता है, एस किसका होता है, स्वेडबर्ग यूनिट, और ये किसके लिए होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, बात कर चुके हैं। और किसको मेजर करता है, इनडायरेक्टली, देखो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है। नीट को एग्जाम में क्या करेगा, यहां लिख देगा डायरेक्टली, इनको काट के, हमें गलती नहीं करनी, तो याद रखना ये इनडायरेक्ट मेजर होता है तुम्हारे पास में। और किसका मेजर है, डेंसिटी का और साइज का, दोनों 70s और 80s राइबोसोम दो की बनी होती है। लो, ये एनसीईआरटी थी, मैंने तो इसके बारे में आपको क्या है, अब देखो हमने जो पढ़ा था, अगर आपको दिखाऊं मैं, देखिए पहले ये बताया आपको मैंने, राइबोसोम कैसे डिस्कवर हुआ, इसके बिना नहीं हो सकता, कब करा, कैसे करा, कोई सेल मेम्ब्रेन ना है, आरएनए प्रोटीन का बना होता है, और इसको क्या होता है, आरएनए प्रोटीन का मिलके बना होता है, इसलिए ये नाम भी कहते हैं इसको हम। इसके अलावा प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में होती है, यूनिवर्सल है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है, ये भी बात कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग दो तरह का है, 80s और 70s। अगला देखो इसमें, फिर राइबोसोम किसको बनाता है, प्रोटीन को, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये भी बात कर चुके हैं। और कितनी यूनिट होती है, दो, लार्ज और स्मॉल, 80 में कौन सा है और 70 में कौन सा। फिर टाइप ऑफ आरएनए और टाइप ऑफ प्रोटीन, ये भी बात कर चुके हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, आपने ये बात कर ली। और यहाँ पर क्या होता है, जब प्रोटीन बनेंगी तो दोनों यूनिट आपस में जुड़ी होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी कौन सा होता है, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, ये सब बात कर चुके हैं, और आपकी ये एनसीईआरटी बता दी थी एंड में। अब चलते हैं तुम्हारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। एनसीईआरटी में साइटोस्केलेटन बेचारा बस इतना ही दे रखा है, 4 लाइन का। अगर आप इसको चेक करें तो कहेंगे सर हमें भी आप इतना ही बताओगे नॉर्मली क्या है, चलो मैं थोड़ा सा आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी थोड़ा बता देता हूं। बट देखो साइटोस्केलेटन क्या आता है, इसको अगर हम चेक करें, इसको अगर हम जाने तो ये होता क्या है, इसको हम देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको कि यहां तक समझ में आया होगा। और अब आप इसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए पड़े नीट के अंदर, आप चेक करें, आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे बहुत आसानी से। और मैं अगली क्लास के अंदर पीवाईक्यू को कवर करूंगा, नीट में जितने भी आए पड़े अगली क्लास में ले लूंगा मैं उन सबको, क्योंकि आज मैं उनको स्लाइड्स के अंदर ऐड नहीं कर पाया था, मैं कल कर लूंगा उन्हें ऐड। तो चलो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करें अगली की तरफ चलते हैं। क्या नाम है तुम्हारे पास, अभी जो मैं कह रहा था, साइटोस्केलेटन। सर ये क्या होता है, पहले भाई लिखने तो दो, साइटोस्केलेटन ये नाम है। साइटो मतलब क्या होता है, सेल, और सेल में क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर याद रखना, इनसाइड द साइटोप्लाज्म हमारे पास में क्या होता है, नेटवर्क, एक नेटवर्क होता है ऑफ प्रोटीन, फिलामेंट स्ट्रक्चर, एक पूरा जाल फैला होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसी जाल को आप नाम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो कहां पर है, बता दिया मैंने आपको, साइटोप्लाज्म के अंदर। और क्या होता है, नेटवर्क, जाल होता है, और वो जाल किसका बना हुआ है, बना होता है प्रोटीन फिलामेंटस। अब आप इसको मैंने फिलामेंट लिख दिया, वही बात है, और उसको आप क्या मिला के कहते हैं, यहां पर क्या होता है, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन आप किसको मिलाकर कहते हैं, ये बात याद रखें। अब इसमें कौन कौन आता है सर, आपने हमें ये तो बताया नहीं इसमें कौन आता है। तो साइटोस्केलेटन के अंदर क्या होता है, यहां पर होता है तुम्हारे पास 3 वो। अब 3 पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट है तुम्हारे पास, एक पार्ट को आप कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। सर माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, और दूसरे का नाम आप कहते हैं माइक्रोफिलामेंट, और तीसरे का नाम आप कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये आपके पास में 3 वो हैं साइटोस्केलेटन में जो इन्वॉल्व है। कौन कौन से नाम है देख लीजिए, माइक्रोट्यूब्यूल का नाम है, माइक्रोफिलामेंट का नाम है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का नाम है। और इन तीनों को मिलाकर ही आप याद रखना, इन तीनों को मिलाकर ही आप कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो किस किस को मिलाकर आप साइटोस्केलेटन कहते हैं बताएं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। कहां पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और किस तरह का होता है, जाल के समान, नेटवर्क के समान, मिलाकर इसको आप ये नाम कहते हैं।
अब कहेंगे सर थोड़ा बहुत ये बता दीजिए कि हमारा ये होता है क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल जो आप नाम ले रहे हैं और इसके अलावा जो ये और पार्ट है इन सबको बता दीजिए जिससे कि मैं समझ में आ जाए। देखो माइक्रोट्यूब्यूल नाम ही कह रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल और ट्यूब्यूल है तुम्हारे पास में, तो ये बना किसका होता है, याद रखना मेड अप ऑफ, एक का नाम आप कहते हैं उस प्रोटीन का नाम ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन कितने टाइप की होती है, एक ये होती है अल्फा टाइप और एक ये होती है बीटा टाइप। तो अल्फा टाइप आता है यहां पर और कौन सा टाइप आता है, बीटा टाइप, तो ये इसकी बनी होती है। अल्फा टाइप क्या है और बीटा टाइप क्या है इसको याद रखना, ये इनकी बनी होती है। सर हेल्प किस में करती है तुम्हारे पास, जो माइक्रोट्यूब्यूल है किस में हेल्प करती है, माइक्रोट्यूब्यूल ही। अगर आपको थोड़ा बहुत नाम याद हो और मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या आता है, चलो यहां लिख देता हूं फंक्शन को मैं। ये एक तरह से क्या होता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड क्या काम कर रहा है वो काम देख लीजिए। तो एक काम आपको यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा क्या आता है, क्योंकि ये एक तरह से क्या आता है हमारे अंदर, आपने एक नाम सुनेंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन में, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। ये क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है, जब वहां पर सेल का डिवीजन होता है तो उस टाइम पे ये नाम आता है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस का, तो उसको बनवाने में भी इसी का रोल है। चलो आपने नाम सुना होगा प्लांट में सेल वॉल, तो सेल वॉल को बनवाने में इसी का वो है, तो ये प्रोवाइड प्लेस एंड प्लेन, चाहे उसकी जगह कौन है और उसका प्लेन क्या है और किसका है, सेल वॉल का। तो प्रोवाइड प्लेस एंड प्लेन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, तो सेल वॉल को बनाने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है याद रखें। इसके अलावा और कौन सा हेल्प कर रहा है हमारे पास में, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। ये नाम मैं आपको दोबारा लूंगा वहां पर, और ये होता क्या है अभी तो आपको नाम ही नहीं पता कुछ को, और वैसे बता दिया मैंने आपको कि किस में हेल्प कर रहा है, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल है, सेल वॉल को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और वैसे भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब एनसीईआरटी में देखना एंड में उन्होंने इन सब के फंक्शन अलग अलग नहीं दे रखा, उन्होंने क्या है 4 लाइन लिख दी, 2 लाइन में तो ये बताया किसको मिलाकर साइटोस्केलेटन कहते हैं, फिर उसके बाद में क्या है एंड में तीनों का फंक्शन, मतलब जहां पे एंड हो रहा है उनका टॉपिक वहां लिख दिया, सपोर्ट में मोटिलिटी में उसकी ये वाला काम करता है। बस मैं आपको एक करके बता रहा हूँ ताकि होता क्या है आपको थोड़ा बहुत वो रहे, ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा मैं। तो आपको मैंने एक नाम बताया माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है। अगले की तरफ चलते हैं, यहां पर ये किस में हेल्प करता है उसको देखते हैं, अगला वाला। दूसरा नाम क्या लिया था आपको मैंने, अगर याद हो तो उसका नाम था माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या है ये देखिए, ये हमारे पास में क्या है, ये किसका बना होता है तुम्हारे पास में, ये बना होता है एक्चुअली जो नाम आता है मेड अप ऑफ प्रोटोफिलामेंट, ये नाम है इसका, ये बना होता है और क्या नाम है, प्रोटोफिलामेंट। तो ये प्रोटोफिलामेंट का बना होता है और ये कितने का बना होता है याद रखना, अगर आपको एक माइक्रोफिलामेंट बनाना है, एक माइक्रोफिलामेंट बनाना है तो आपको चाहिए 13 प्रोटोफिलामेंट। तो कितने से मिलके बनता है तुम्हारे पास में वो 13 प्रोटोफिलामेंट है, कहेंगे सर एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा याद रख ले। तो ये वाला पार्ट कर रहा है ये। इसके अलावा किसमें ये हेल्पफुल किसमें होता है, आपने शायद नाम सुना होगा प्रोटोफिलामेंट, ये किसमें करता है, हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि वहां नाम क्या आता है, एक का नाम आता है एक्टिन और एक का नाम आता है मायोसिन। सर ये कहां पढ़ेंगे हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 11th क्लास, और वहां पर एक चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और जहां आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे मसल को, और मसल क्या होती है उसमें कौन से फिलामेंट है, तो आपको ये नाम आएंगे एक्टिन और मायोसिन। और एक्टिन और मायोसिन ही वो है जो तुम्हारे मूवमेंट में हेल्प करवाती है। आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, आइसोट्रोपिक अनआइसोट्रोपिक,
थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ये वो नाम है। तो एक्टिंग फिलामेंट क्या है, कहां कहां पे कौन आ रहा है, मैं आपको वही बताते चल रहा हूं ताकि आपको वहां पर वो काम में आ जाए, क्योंकि भाई सब कुछ लिंक है आपस में। अब ये बताओ मैं किस किस को ये नहीं कहूंगा कि ये वहां पर नहीं आ रहा, मैं कितने को छोड़ सकता हूं। तो जो नाम आ रहा है मैं नाम को बताकर ये बता रहा हूं कि ये वहां काम में आएगा। जैसे कि अभी बताया था, अभी देखो इसमें ये नाम आया था सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल साइकिल सेल डिवीजन में आएगा सेल वॉल, जहां सेल प्लेट मेथड पढ़ेंगे हम। फिर ये सेल साइकिल सेल डिवीजन में आएगा ये वाला पार्ट। तो जहां पे जो नाम आ रहा है अगर उसको हम देख लें तो उसमें क्या गुना है, मैं इसको सही कर देता हूं। प्लेस, देखें अगला, ये यहां पर मैं बात कर ली किस में है, किस में हेल्प कर रहा है, तो इतना याद रखें मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर, तो एक तरह से मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। चलो आखिरी वन है तुम्हारे पास में, और उसका नाम मेरा भी क्या लिया था, दो हो गए, लास्ट वन होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तुम्हारे पास में है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सर ये किसका बना होता है, हमें ये बताएं। इंटरमीडिएट फिलामेंट आप इतना याद रखें, ये क्या करता है, सपोर्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उन्हीं को तो आप कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है। तो उन्हें सपोर्ट करने वाला कौन है तुम्हारे पास में, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब चलो अब आते हैं हमारी सबसे प्रिय एनसीईआरटी की बुक, क्या लिखा पड़ा है। अब तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंच जाएगी, क्या लिखा हुआ था। रुको एक मिनट, शायद पीछे रह गया हूं, वेट, इसको यहां से कट कर दूं। अब देखें एक मिनट, ये साइटोस्केलेटन था, स्केलेटन था, देखो यहां क्या होता है, ये रहा, यही तो था एनसीईआरटी के अंदर। अब देखो ये मैंने डायग्राम लिया आपको समझाने के लिए, उन्होंने क्या कर रखा है जो इस वाले पार्ट के अंदर, अगर हम इसको वो करें, एक मिनट देखें, जो इनका ये वाला पार्ट है यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर एक ये नाम लिखा हुआ है, ये राइबोसोम रहा, क्योंकि सेल का वो है माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये दे रखा है इन्होंने सेल के अंदर। ये रहा देखो ट्यूब के समान है, इसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। तो हमने इनके बारे में बात करी हो। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि पूरे सेल का वो बता रहा है ओवरव्यू। एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखो, एक नेटवर्क होता है जो फिलामेंटस होता है, और किसका बना होता है, प्रोटीन का। क्या कौन कौन आता है उसमें, माइक्रोट्यूब्यूल आता है, माइक्रोफिलामेंट आता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट आता है। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। सबको मिला के क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। ये तो हमने देख चुके हैं। क्या काम करता है देखो, इन्वॉल्वमेंट, मैकेनिकल सपोर्ट में काम कर रहा है, बता दिया। मोटिलिटी मूवमेंट में कर रहा है, बता दिया। शेप का है वो अंदर प्रोवाइड कर रहा है, ये खत्म कर दिया, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कुछ दे ही नहीं रखा उन्होंने, 4 लाइन लिखी है। अब इसे बताओ मैं क्या करता, और आपको मैंने ये नाम देखो, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है बता दिया, माइक्रोफिलामेंट क्या ये बता दिया, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या ये बता दिया। ये सपोर्ट का काम कर रहा है, देखो सपोर्ट नाम ये आ गया, क्योंकि ये क्या काम कर रहा था, सपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या कर रहा था तुम्हारे पास में, क्या माइक्रोफिलामेंट, याद है आपको मसल कॉन्ट्रेक्शन में तो मूवमेंट करा रहा है, एक तरह से मोटिलिटी आ गई। फिर ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल प्लेन को भी कर रहा था, प्लेस को भी कर रहा था, वो सब बता दिया। तो शेप ऑफ द सेल के अंदर भी तुम्हारे पास कर सकते हो। लो क्या छूटा, एनसीईआरटी से ज्यादा ही पढ़ लिया, कम नहीं पढ़ा। अब है तुम्हारे पास में जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, ये हम सारा देख चुके हैं, वो है तुम्हारे पास में सीलिया और फ्लैजिला। ये ना, अब जो सीलिया और फ्लैजिला है, अगर हम इनकी बात करें तो सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है तुम्हारे पास, इसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज तो सीलिया जो होता है तुम्हारे पास में, ये कहां से निकलते हैं देखो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहां पर आप ऐसे कर लें बेशक, अराइज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, तो ये तुम्हारे पास में निकलते हैं फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये उससे निकलते हैं सीलिया। एंड फ्लैजिला देखो लिखा हुआ है किससे हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन से। कहां से निकल रहे हैं, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, मेनली एनसीईआरटी, और ये नीट
2024 में क्वेश्चन है इसके ऊपर, आप चेक करना PYQ इस वाले पार्ट में। इसके अलावा उन्होंने क्या दे रखा, देखो किसके समान काम कर रहे हैं, वर्क लाइक एज और का मतलब एक तरह से लहर के समान काम करते हैं। देखो चलो मैं एनसीईआरटी के यही लिख दूं क्या, देखो जो एक नाम है सीलिया का, एक मिनट को पेन बदल लेता हूं क्योंकि व्हाइट है, यहां पर ब्लैक कर लेता हूं। और वो बे यार क्या चाह रहा है, सीलिया नाम है और एक क्या नाम है फ्लैजिला का, दोनों ही नाम है। अब जो सीलिया नाम है यहां पे इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, देखो ये होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर, और ये होते कहां है तुम्हारे पास में, स्मॉल स्ट्रक्चर है एंड होते हैं लार्ज इन नंबर, संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। जो सीलिया है स्मॉल स्ट्रक्चर है, लार्ज इन नंबर है। अगला कहां होते हैं, इन यूकैरियोटिक सेल, तो ये आपको देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल में, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में। कहां मिल रहे हैं ये बात याद रखना, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और लार्ज इन नंबर होते हैं। कभी आपने देखा है जो ग्रास होती है, जो घास होती है, जब हवा चलती है तो हवा से मतलब क्या, विंड के साथ में किस तरह से उनमें क्या एक लहर सी बनती है, इसी तरह सेम टू सेम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं संख्या में, नंबर के अंदर बहुत लार्ज है और ये स्मॉल है, तो उस वजह से क्या है तुम्हारे पास, जब स्मॉल ज्यादा है तुम्हारे पास तो वहां पर क्या हो रहा है, उनके अंदर एक तरह से और के समान है। ये क्या करेंगे, या तो पूरी सेल का मूवमेंट करवा देंगे, या तो पूरी सेल को ही मूवमेंट करा देंगे, और या क्या करेंगे जो वहां पर फ्लूइड है उसका मूवमेंट कराएंगे। फिर कैसे कराएंगे, हमारे पास फ्लैजिला की बात करूं तो देखे ध्यान से, इन ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, ये बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, और कहां पर होता है, प्रोकैरियोट के अंदर भी है और यूकैरियोट के अंदर भी है, ये दोनों के अंदर ही पाया जाता है फ्लैजिला। दूसरी बात, ये कैसे है तुम्हारे पास में, याद रखना ये संख्या में क्या होते हैं, लेस इन नंबर, नंबर में बहुत कम है ये, बट लार्ज इन साइज है, साइज में बड़े होते हैं। तो अगर आप चेक करें तो अपोजिट बन रहा है, देखो ये स्मॉल स्ट्रक्चर थे, छोटे थे और ये बड़े हैं, और ये तुम्हारे पास में क्या आता है, संख्या में बहुत ज्यादा थे, संख्या में कम है क्योंकि लेस इन नंबर है। ये बात कर चुके हैं हम। और निकलते कहां से तुम्हारे पास वो मैंने बता दिया, और वो किसका तुम्हारे पास में क्या है। अब देखो ध्यान से, ये फ्लैजिला है, दोनों के अंदर पाया जाता है। अब एक है प्रोकैरियोट सेल के अंदर और एक है यूकैरियोट, ऐसा दोनों में फर्क होता है। अब देखे ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, जो बैक्टीरिया में है बैक्टीरियल फ्लैजिला, एक जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा, और ये क्या होगा तुम्हारे पास, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो जो यूकैरियोट का फ्लैजिला है वो तुम्हारे पास में अलग होगा प्रोकैरियोट के फ्लैजिला से। फ्लैजिला को मैं बताऊं आपको, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला बना होता है, फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, तो ये 3 पार्ट का बना होता है फ्लैजिला। अब क्या क्या है तुम्हारे पास, और मैं बता भी चुका हूं एक बार, पर फिर भी एक तरह से रिवीजन करा देता हूं। 3 पार्ट है तुम्हारे पास में, फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, कितने पार्ट का है, 3, और क्या क्या नाम है यहां पर, एक का नाम क्या आता है, फिलामेंट, और दूसरे का नाम क्या होता है, हुक, और तीसरे का नाम क्या होता है, बेसल बॉडी। ये 3 पार्ट है जो फ्लैजिला जिनसे बना होता है। अब ये तीनों पार्ट कहां पाए जाते हैं तुम्हारे पास में, अब हमें वो देखना है। प्रोकैरियोट के फ्लैजिला की बात करूं तो इनके अंदर आपके पास में ये नाम भी मिलेगा जो यहां पर दे रखा है, फिलामेंट का भी, हुक का भी और बेसल बॉडी का भी। यूकैरियोट के फ्लैजिला में हुक नहीं पाया जाता, तो अब मुझे बताएं दोनों अलग अलग हो गए या सेम हो गए। प्रोकैरियोट में क्या है, तीनों है, तीनों पार्ट पाए जा रहे हैं, इससे भी इससे भी मिलकर बनता है, इससे भी और इससे भी, तीनों से मिल रहा है बैक्टीरिया के अंदर। यूकैरियोट के अंदर ये नहीं पाया जाता, वहां पर एक फिलामेंट होता है और बेसल बॉडी होता है बस। तो अब मुझे बताएं, मतलब फ्लैजिला प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट क्या दोनों का सेम है, बैक्टीरिया का और क्या यूकैरियोट का सेम है या अलग अलग है,
बैक्टीरिया कहिए या प्रोकैरियोट कहो, एक ही बात है। कभी गौस और कभी बैक्टीरिया, कभी प्रोकैरियोट, इतना आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं आपको कि एक ही बात है या तुम्हारे पास में अलग अलग है। तो तुम्हारे पास में अलग है। ये आपने इतना देख लिया। अब यूकैरियोट में कौन है तुम्हारे पास में, चलो मैं अगले उसमें लिख देता हूं, पेज ही को एड कर लेता हूं। देखिए वहां पर क्या है, प्रो और एक क्या नाम लिया मैंने, यूकैरियोट। एक मिनट वेट, प्रोकैरियोट फिलेजना में कौन कौन सा नाम आता है, फिलामेंट, और दूसरे का नाम क्या आता है, हुक, और तीसरे का नाम क्या आता है, बेसल बॉडी। ये है 3 पार्ट। इसके अंदर कौन सा नाम आता है, एक नाम कौन सा है, फिलामेंट, और दूसरा नाम क्या आता है, बेसल बॉडी। ये वाला पार्ट, ये फर्क हो गया सबसे बड़ा। तो कहां पर कौन सा है तुम्हारे पास, फर्क किस चीज का आ रहा है, वो फर्क को भी याद रखना प्लीज। एक मिनट रुको, मैं मिटाई देता हूँ। अगला अगर हम देखें आपको, जो तुम्हारे पास में ये फ्लेजिला होते हैं, एक प्रोकैरियोट का, यूकैरियोट का, इनके अंदर भी आपको अरेंजमेंट एक होती है 9+2 अरेंजमेंट। याद रखना, प्रोकैरियोट के अंदर क्या आती है तुम्हारे पास, 9+2 अरेंजमेंट, ये वाली। सर ये क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट जो आप बता रहे हो इज एब्सेंट, क्लियर। इनमें ये इस तरह का अरेंजमेंट कुछ नहीं होता। अगर मैं इनकी बात करूं, यहां पर क्या है यूकैरियोट के अंदर, तो 9+2 अरेंजमेंट इज प्रेजेंट, ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो कहां पर 9+2 अरेंजमेंट पाई जाती है, कहां पर नहीं पाई जाती, ये बता दिया। तो भाई बहुत फर्क है स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहां से हम कह सकते हैं, ये बात नोट कर लेना अच्छे से कि प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला, बताओ डिफरेंट है या सेम है, अब तो बता दोगे कि सर डिफरेंट है। फ्लैजिला आर डिफरेंट इन किसमें, बताइए, स्ट्रक्चर में। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि उनके स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट होते हैं। हाँ काम एक ही कर रहे हैं। फ्लैजिला का काम क्या होता है, दोनों के अंदर ही क्या होता है, वो तुम्हारे पास में क्या आता है, सिमिलर किसमें होते हैं, सिमिलर इन फंक्शन। और फंक्शन क्या काम कराते हैं वो, मूवमेंट में या मोटाइल, ये वाला पार्ट। तो अलग किस में होते हैं बताइए, अलग तुम्हारे पास डिफरेंट किस चीज में है, वो स्ट्रक्चर के अंदर है, और तुम्हारे पास सेम किस में है, तुम्हारे पास मूवमेंट में, फंक्शन में। तो किस में सेम होता है, किस में अलग होता है, आपको बात कर चुका है। अब एनसीईआरटी की लाइन बेशक आप देख लें, और अगर आप सीलिया फ्लेजिला को अगर आप देखेंगे, तो ये तुम्हारे पास में क्या आता है, याद रखना, सीलिया और फ्लेजिला दोनों के दोनों ही, दोनों के दोनों ही तुम्हारे पास में क्या आता है। और आप कब से देखेंगे, याद रखना, बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आफ्टर दी, जब 1950 में, 1950 के बाद में जब उसको डिस्कवर कर लिया था, उसी के बाद हम मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गन को पढ़ पाए थे। और ये लाइन आपको मैं पहले भी बात कर चुका हूं, क्योंकि इसी से आप पढ़ पा रहे हैं। अभी आपको मैंने कहा राइबोसोम का नाम, तो आप उसको भी नहीं कर पाए थे। एक मिनट वेट करें, उसके बाद फिर चलेंगे आगे।
देखिए किससे कवर्ड होते हैं तुम्हारे पास, कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। अब इससे कवर्ड है तुम्हारे पास में ये दोनों के दोनों सीला और फ्लैजिला। ये हमने किससे देखा था, यहाँ पर क्या है, सीन बाई, आप ऐसे लिख सकते हैं बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये आपने देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये वाला पार्ट। इतना हो गया होगा सभी का। और जो इसका कोर वाला पार्ट है, जब आप सीला फ्लैजिला को चेक करेंगे तो इसका जो कोर पार्ट है उसे आप कहते हैं एक्सोनीन। तो एक्सोनीन क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला का जो कोर वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट रिच कॉल्ड एज एक्सोनीन। ये बात याद रखें। अब इसमें आप क्या देखेंगे, देखो इसमें एक तो आता है साइड में तुम्हारे पास पेरीफेरल, हम कहते हैं पेरीफेरल। अब ये नाम सुनना ध्यान से, पेरीफेरल का मतलब होता है किनारे पर, और एक होता है सेंट्रल। दोनों में ही, अभी आपको नाम याद है माइक्रोट्यूब्यूल का, अभी तो लिया था थोड़ी देर पहले। पेरीफेरल में होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल, 9 होते हैं। सेंट्रल में बीच में होते हैं 2। और ये क्या होते हैं तुम्हारे पास में, क्या आता है, इनको हम कहते हैं 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और इनको हम कहते हैं सेंट्रल में तुम्हारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको पिछली स्लाइड का, सॉरी पिछली मैंने इसी में बताया था, देखो कहां लिखा है इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट, ये रहा नाम। ये तुम्हारे पास कहां एब्सेंट है बताइए, प्रोकैरियोट में। कहां पर प्रेजेंट है, यूकैरियोट में। 9 तो उसमें किनारे पर है पेरीफेरी में, और 2 सेंटर में है, इसलिए नाम आया था 9+2 अरेंजमेंट। तो 9+2 अरेंजमेंट कैसे हैं, अब उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो 9 तुम्हारे पास ये कैसी होती है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, और सेंट्रल तुम्हारे पास कैसी होती है, यहां लिख देता हूं मैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल एक्चुअली। इतना हो गया। देखो एक सेकेंड, ये तो इसका एनसीईआरटी का और वाला पार्ट है, वेट। अभी इसकी हम बात करेंगे, अभी रुके थोड़ा सा बस। देखो ये रहा, इसको चेक करें आप, जो आपको ये बता रहा था। अगर आप चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, अब इस जब जब आप उसमें देखोगे तो आपको ये कुछ इस समान देखने को मिलेगा, इस वाले पार्ट में। किससे देखने में मिलेगा आपको ये वाला पार्ट, एक मिनट। देखे, ये आपको मिलेगा जब आप किससे देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो आपको कैसा दिख रहा है वो दिख रहा है कुछ इस समान। देखो बीच में अगर आपको दिख रही हो तो 2, एक ये और एक ये। तो 2 है तुम्हारे पास माइक्रोट्यूब्यूल के, वो ये भी 2-2 के बने हुए हैं। ये टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसीलिए ये पेरीफेरी वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है आपका, जो ये ऊपर का हो गया, और ये आपका सेंटर वाला पार्ट है। तो 9 तो पेरीफेरल है और 2 तुम्हारे पास सेंटर में। इसीलिए तो मैंने कहा था 9+2 अरेंजमेंट, ये वाला पार्ट। और इसी को जब आप वैसे ड्रॉ करते हैं तो ये बताया हुआ। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर जब आप देखते हैं इसको, तो इनके बाहर में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो वाला पार्ट दे रखा है। और ये 2-2 के बने हुए हैं, इसलिए बोला डुप्लेट। और पेरीफेरल है तो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं, टोटल 9 होते हैं। और जो इनको जोड़ता है, देखो एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये आपस में जिससे लिंक्ड है, इनको लिंक करने का नाम है इंटर डुप्लेट ब्रिज। इंटर का मतलब होता है 2 के बीच में, इंटर डुप्लेट मींस दोनों कनेक्टेड है जिससे, तो ये इंटर डुप्लेट से है। तो ये इनको जोड़ रहा है। उसके बाद देखो ये सेंटर में है 1 और 2 हमारे पास, और उसको मैंने क्या कह दिया था, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। बात कर चुके हैं हम, कितनी होती है, 2 होती है। अगला देखिए, इन सब से जो निकलता है हर एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से, ये तुम्हारे पास एक स्पोक के समान एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसे कहते हैं रेडियल स्पोक। और जो इन दोनों को कवर करती है, इस शीट का नाम है, इस कवरिंग का नाम है तुम्हारे पास, जो इनको कवर करके रख रही है, देखो ये, इसका नाम क्या होता है तुम्हारे पास, सेंट्रल शीट। ये नाम दे रखा है जो। अब ये नाम क्या होता है याद रखना प्लीज। मैं अपने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है। अगर नीट में डायग्राम भी आएगा तो एनसीईआरटी का ही आएगा 99.9%। इसीलिए मैं आपको इन डायग्राम को अच्छे से बता रहा हूं।
ये कौन सा है, ये देगा पूछ लेगा बताओ किसका स्ट्रक्चर है, ये देगा पूछ लेगा, वो क्या करेगा इस वाले को मिसिंग कर देगा, इनको मिसिंग कर देगा, पूछेगा कौन सा किसके लिए सही है। अब देखो वो मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा, अब एनसीईआरटी में क्या लिखा पढ़ा देखे ध्यान से, इसे पढ़ते हैं हम शुरुआत में। सबसे पहले सीलिया और फ्लैजिला कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक है, कहां से निकलते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, और स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया, बता दिया मैंने आपको, छोटे होते हैं, किसके समान काम करते हैं, और के समान। अगला उन्होंने क्या कहा है, ये या तो पूरी सेल का मूवमेंट कराते हैं और या वहां पे जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसका कराते हैं। अब देखो सीलिया कैसे है, स्मॉल, अगला लिखा हुआ है आगे, फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर, फ्लैजिला बड़े होते हैं साइज में, बात कर चुके हैं हम, मैंने बता दिया था आपको, और ये सेल का मूवमेंट कराते हैं, बता दिया फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट कराना। अगला उन्होंने क्या लिखा है, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया। अब देखो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है और यूकैरियोट में भी होता है, क्या दोनों का स्ट्रक्चरली कैसा होता है बताइए ध्यान से, डिफरेंट है या सेम है, यहां वो क्या करेगा स्टेटमेंट में सेम कर देगा, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट है, आपको एक एक वर्ड बता दिया क्या होता है। अब देखें आगे, ये यहां पे देख लिया, अब आगे और क्या लिखा है, अब देखो क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पढ़ोगे जब आप किससे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, सीलिया और फ्लैजिला किससे कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कई बार बोल दिया मैंने। इनके कोर को क्या कहते हैं, एक्सोनीम। फिर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं तुम्हारे पास जो रन करते हैं पैरेलली। फिर देखो 9 होते हैं, 9 डुप्लेट कहां होते हैं, पेरिफेरल किनारे पर। फिर पियर में, पियर का मतलब क्या होता है, दो, भाई पियर का मतलब एक थोड़ी होता है, दो होते हैं, तो दो कहां होते हैं तुम्हारे पास, सेंटर में, बीच में, लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, तो यही तो हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, तो 9+2 अरेंजमेंट। फिर आगे देखे इसी अरेंजमेंट को क्या लिखा उन्होंने, 9+2 है, लो आगे लिख रखा है। फिर जिससे कनेक्टेड होता है आपस में वो ब्रिज होता है, और वहां पर क्या है साइड में जो होती है सेंट्रल सीट, सेंटर वालों के बीच में। आगे उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर 9 रेडियल स्पोक है, भाई देखो हर एक से, जो तुम्हारे पास डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल है, इससे हर एक से क्या निकलती है, एक रेडियल स्पोक निकलती है, तो टोटल कितनी होती है तुम्हारे पास साइज के अंदर, तो टोटल होती है 9, तो 9 रेडियल स्पोक होंगी ना भाई, 9 डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल है पेरीफेरी में, तो हर एक से एक निकल रही है, तो सबसे कितने निकलेंगे टोटल से, तो 9, तो लिखा हुआ है 9 रेडियल स्पोक, ये नंबर दे सकता है वो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। और जो सीलिया और फ्लैजिला है जिससे निकलते हैं वो सेंट्रियोल के समान स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी इंपोर्टेंट, जिसे निकलता है। मैंने यहां पर आपको बता दिया टोटल में कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो नाम पढ़ा राइबोसोम का, एक नाम क्या पढ़ा है तुम्हारे पास साइटोस्केलेटन, और एक नाम क्या देखा है, सीलिया और फ्लैजिला। इनके अंदर क्या होता है, क्या वो काम करते हैं, इन सबको हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब आप इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनाओगे भी या करोगे भी, तो आपके सारे के सारे क्या है तुम्हारे पास में, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप बहुत आसानी से कर लोगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।